हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम जुनून ए मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का अंतिम भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। होटल ले मोरिस के उस जादुई पेरिस टूर से लेकर ओबराय मेंसन के इस आलीशान पेंट हाउस की रात तक रावी और विक्रांत के बीच जो जज्बातों की एक नई और अटूट डोर बंधी थी, वह आज सुबह की ताज़ा हवा में साफ महसूस हो रही थी। मुंबई वापस लौटे अब पूरे 2 हफ्तों का समय बीत चुका था। इन 14 दिनों के भीतर मैंसन की दीवारें किसी भी पुरानी कड़वाहट या पाबंदियों की गवाह नहीं रही थी। सुबह के ठीक 9 बज रहे थे और पूरा पेंट हाउस डार्क ग्रे लेदर के सोफे पर खिड़की से आती ताजी चमेली के फूलों की खुशबू से महक रहा था। रावी मेहरा अपनी मुख्य महोगनी की मेज पर बैठी बहुत ही कड़क अंदाज में ओबरॉय मेंसन और ओबरॉय कारपोरेशन के इस नए महीने के होम बजट और स्टाफ सैलरी की फाइल्स का मिलान कर रही थी। उसने आज डार्क नेवी ब्लू रंग का एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद प्रोफेशनल फॉर्मल सूट पहन रखा था। उसके बाल पीछे एक ऊंचे सलीकेदार पॉनी टेल में बंधे थे और उसकी आंखें पूरी तरह से काम पर फोकस्ड थी। तभी कमरे की मुख्य सीढ़ियों से उतरकर विक्रांत नीचे आया। उसने ब्लैक कलर का एक ट्रैक सूट पहन रखा था और उसके हाथों में उसके अपकमिंग इंटरनेशनल म्यूजिक वीडियो का एक बहुत ही हैवी बजट वाउचर थमा हुआ था। विक्रांत के चलने की चाल और उसके चेहरे पर अब कोई पुराना सुपरस्टार वाला बचकाना घमंड दूर दूर तक नहीं था, लेकिन रावी को तंग करने और उसके सामने थोड़ा सा नखरे दिखाने का उसका वो टॉम एंड जेरी वाला अंदाज अभी भी वैसा ही मुस्तैद था। वह बहुत ही शांत चाल से चलता हुआ सीधा रावी के टेबल के पास आया और उसने उस 25 लाख के एक्स्ट्रा वीआईपी बजट वाउचर को रावी के सामने मेज पर रख दिया। रावी, जरा अपनी इस चेक बुक्स से अपनी नजरें हटाओगी? यह मेरे नए एल्बम के बैक स्टेज क्रू के लिए पेरिस से मंगाए गए कुछ स्पेशल लेजर गिटार्स और वीआईपी स्टाइलिस्ट के एक्स्ट्रा खर्चों की लिस्ट है। समीर ने कहा है कि ओबराय कॉरपोरेशन के नए नियम के मुताबिक जब तक तुम इस फाइल पर अपनी मंजूरी के दस्तखत नहीं करोगी तब तक बैंक से फंड्स रिलीज नहीं होंगे। सो प्लीज साइन दिस फाइल। विक्रांत ने अपने होठों पर एक बहुत ही शातिर और चुलबुली मुस्कान लाते हुए थोड़ा सा हक जताने वाले अंदाज में कहा। रावी ने अपनी नजरें उठाई और सीधे विक्रांत की उन शरारती भूरी आंखों में देखा। उसने बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में उस फाइल को अपने हाथों में लिया और उसने एक एक पन्ने को उलटना शुरू किया। जब उसने देखा कि विक्रांत ने इस लिस्ट में दोबारा 5 लाख रुपए सिर्फ अपने पर्सनल क्रू की सक्सेस पार्टी और इम्पोर्टेंट वाइन के लिए जोड़ रखे थे, तो रावी के चेहरे की गंभीरता और बढ़ गई। उसने एक रेड पेन उठाया और बहुत ही बेरहमी से उस एक्स्ट्रा पार्टी वाले बजट पर एक बड़ा सा क्रॉस मार दिया। उसने फाइल बंद की और उसे वापस विक्रांत की तरफ सरकाते हुए बहुत ही कड़क शांत आवाज में कहा, मिस्टर विक्रांत सिंह ओबराय, आपका यह एक्स्ट्रा पार्टी का बजट और ये फालतू के वीआईपी खर्च ओबराय कॉरपोरेशन अब पास नहीं करेगा। पेरिस में हमारा जो बजट तय हुआ था, आपको उस लिमिट के अंदर अपने इस नए एल्बम का काम पूरा करना होगा। अपनी इस फिजूल खर्ची पर नकेल कसिए, वरना मैं आपका यह पूरा प्रोजेक्ट ही होल्ड पर डाल दूंगी। अब आप इस फाइल को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। वॉट? रावी, तुम मेरी अपनी सक्सेस पार्टी का बजट रिजेक्ट कर रही हो? मैं देश का नंबर 1 पॉप आइकन हूँ। मेरी साख का तो थोड़ा सा ख्याल रखो। विक्रांत ने बहुत ही मजेदार अंदाज में चढ़ते हुए अपनी बाहें अपने सीने पर बांध ली। आप बाहर की दुनिया के लिए सुपरस्टार होंगे मिस्टर ओबराय, लेकिन इस कैबिन के अंदर आप सिर्फ एक फिजूल खर्च इंसान हैं जो घर के बजट का अपमान कर रहा है। चुपचाप इस लिस्ट को आधा कीजिए, फिर मेरे पास आइएगा। रावी ने दोबारा अपना पेन उठाया और मुस्कुराते हुए अपना काम शुरू कर दिया। विक्रांत अपने ही घर में अपनी इस कड़क पत्नी और बॉस के सामने इस तरह बेबस होकर चिढ़ता हुआ अपने कमरे के अंदर चला गया। उन दोनों के बीच की यह बारीक तीखी और बेहद दिलचस्प घरेलू नोकझोंक अब इस मैंसन की हवाओं को रोज बहुत ही फ्रेश और खुशनुमा बना रही थी। किचन और कैबिन की इस मजेदार हलचल के कुछ दिनों बाद जब मैंसन के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और स्थिर हो चुका था, तब एक शाम रावी के पापा राकेश मेहरा और उसकी माँ सुबन मेहरा ने बहुत ही गंभीर चेहरा लिए दादाजी दिग्विजय सिंह को अपने कमरे में बुलाया। राकेश जी अब बैसाखियों के बिना पूरी तरह अपने पैरों पर खड़े होकर बहुत ही स्वस्थ
अंदाज में चल रहे थे और उनके चेहरे पर एक मिडिल क्लास पिता का आत्मसम्मान साफ चमक रहा था। रावी और विक्रांत भी इस वक्त नीचे लिविंग रूम के बड़े सोफे पर बैठे थे जब सुमन मेहरा ने बहुत ही भारी और भावुक आवाज में अपना अंतिम फैसला पूरे परिवार के सामने रखा। बड़े साहब, बेटा विक्रांत, आपने हमें जो इज्जत, जो खुशियों और जो प्यार इस मेंशन के अंदर दिया है, उसके बाद हमारा यह पूरा परिवार ताउम्र आपका कर्जदार रहेगा। राकेश जी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और अंजलि की आगे की पढ़ाई भी मुंबई के बेस्ट कॉलेज में शुरू होने वाली है। लेकिन बड़े साहब, हमारा एक अपना भी छोटा सा आत्मसम्मान है। हम एक साधारण मिडिल क्लास लोग हैं और पूरी जिंदगी इस आलीशान महल के टुकड़ों पर या आपकी इस मुफ्त की खैरात पर नहीं जी सकते। हमारा वो पुराना घर जिसे कामनी के गुर्गों ने सील करवाया था अब पूरी तरह से आजाद हो चुका है। हम चाहते हैं कि कल सुबह हम वापस अपने उसी पुराने आशियाने में शिफ्ट हो जाएं ताकि हम अपनी मेहनत की कमाई से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकें। सुमन मेहरा ने बहुत ही हाथ जोड़कर अपनी आंखों में आंसू लिए इमोशनल फैसला सुनाया। रावी अपनी माँ के मुंह से यह फैसला सुनकर एक पल के लिए बहुत ज्यादा भावुक हो गई। वह अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन विक्रांत ने रावी के हाथ को अपने हाथ में लिया और बहुत ही मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़कर सुमन मेहरा और राकेश जी के पैरों को छुआ। माँ जी, पापा जी, आपके इस स्वाभिमान का और आपके इस फैसले का मैं पूरी रूह से सम्मान करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप इस बड़े महल में खुद को थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। आप कल सुबह ही अपने उस पुराने घर में पूरी खुशी के साथ शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी दामाद वाली जिद है। आपका वो पुराना घर बहुत दिनों से बंद पड़ा था, इसलिए मैंने समीर को भेजकर उस पूरे घर को अंदर से पूरी तरह से वीआईपी इंटीरियर से रीडिजाइन करवा दिया है और वहाँ 24 घंटे ओबरॉय कॉरपोरेशन के बेस्ट सुरक्षा गार्ड्स का पहरा रहेगा ताकि मेरी माँ और मेरे पापा को वहाँ कभी कोई तकलीफ ना हो। प्लीज मेरी यह जिद मत टालिएगा। विक्रांत ने बहुत ही आदर और मिन्नत भरे भावों के साथ हाथ जोड़कर कहा। राकेश जी और सुमन मेहरा ने जब विक्रांत के मुंह से अपने लिए इतना सच्चा बेटा जैसा फर्ज और यह इज्जत देखी तो उनके आंसुओं का बांध पूरी तरह टूट गया। उन्होंने विक्रांत को गले से लगा लिया और उसे अपना सबसे गहरा आशीर्वाद दिया। रावी विक्रांत की आंखों में उस सच्चे समर्पण को देखकर अंदर ही अंदर उसके प्यार के इस सागर में पूरी तरह से डूब चुकी थी। पारिवारिक बदलाव और मेहरा परिवार के अपने पुराने घर में शिफ्ट होने के ठीक 3 महीने बाद ओबराय मैंसन के पेंट हाउस के भीतर एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक सुबह का आगाज हुआ। इन 3 महीनों के दौरान विक्रांत और रावी का रिश्ता एक बहुत ही गहरे, शांत और परिपक्व लव ट्रैक पर आगे बढ़ चुका था। विक्रांत अब अपनी हर बड़ी इंटरनेशनल डील और कॉन्सर्ट की फाइल पर साइन करवाने के लिए बहुत ही आदर के साथ रावी के पास आता था और रावी भी एक आदर्श पत्नी की तरह उसके हर सुख दुख में उसकी परछाई बनकर उसके साथ खड़ी रहती थी। सुबह के ठीक 7 बज रहे थे। पेंट हाउस के मुख्य आलीशान बेडरूम के अंदर मध्यम ठंडी हवा तैर रही थी। विक्रांत बेड पर लेटा हुआ था, तभी अचानक रावी चेंजिंग रूम से बाहर आई। उसने आज हल्के सफेद रंग की एक बेहद सादी सूती साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा आज सुबह बहुत ही ज्यादा पीला और थका हुआ लग रहा था। वह जैसे ही ड्रेसिंग टेबल के पास अपनी फाइल उठाने के लिए आगे बढ़ी, अचानक उसे बहुत तेज चक्कर आया और उसका पूरा संतुलन बिगड़ गया। उफ! रावी के मुंह से एक बारीक सी आवाज निकली और उसने गिरने से बचने के लिए टेबल के कोने को कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा बदन कमजोरी के मारे थर थर कांप रहा था और उसे बहुत भयंकर उल्टी जैसा महसूस होने लगा। विक्रांत झटके से नींद से जागा। उसने जैसे ही रावी को इस बदहाल हालत में टेबल का सहारा लिए कांपते देखा, उसका दिल खौफ के मारे पूरी तरह से सिकुड़ गया। वह बेड से सीधे चीते की रफ्तार से नीचे उतरा और उसने आगे बढ़कर रावी के नाजुक कंधों को अपनी मजबूत बाहों के घेरे में पूरी तरह संभाल लिया। रावी, रावी, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी कांप क्यों रही हो और तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? समीर, डॉक्टर मेहता को कॉल करो तुरंत। विक्रांत ने हाँफते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए रावी को बहुत ही आहिस्ते से बैठ के मखमली गद्दे पर लेटा दिया। रावी कमजोरी के कारण अपनी आंखें बंद किए हुए थी और विक्रांत पसीने से भीगा हुआ उसके हाथों को चूम रहा था। ठीक आधे घंटे बाद डॉक्टर मेहता अपने हाथ में रावी की फाइल, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स और मेडिकल फाइल्स लिए बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बेडरूम से बाहर लिविंग रूम में आए। लिविंग रूम में इस वक्त दादाजी, दिग्विजय सिंह, समीर और नीचे से भागती हुई आई सुमन मेहरा व राकेश जी बहुत ही चिंतित चेहरा लिए खड़े थे। विक्रांत पागलों की तरह डॉक्टर के सामने जाकर खड़ा हो गया था।
विक्रांत ने रावी के माँ पापा को भी बता दिया था, इस कारण वो भी जल्दी से यहाँ पर आ गए थे। डॉक्टर डॉक्टर बताइए, मेरी रावी को क्या हुआ है? उसे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? कोई गंभीर बात तो नहीं है ना? विक्रांत की आवाज़ डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। डॉक्टर मेहता ने अपनी ऐनक उतारी और बहुत ही जोर से हंसते हुए विक्रांत के कंधे पर अपना हाथ थपथपाया। मिस्टर विक्रांत ओबराय, शांत हो जाइए। घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आज पूरे ओबराय खानदान के लिए पिछले 25 सालों की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी है। मिसेस रावी मेहरा ओबराय इस वक्त प्रेग्नेंट है। आप बहुत जल्द पिता बनने वाले हैं और ओबराय साम्राज्य को उनका नया वारिस मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सुपरस्टार। प्रेगनेंसी की यह खबर सुनते ही पूरे ओबराय मैंसन के भीतर जैसे खुशियों का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फूट पड़ा। दादाजी दिग्विजय सिंह की आंखों से बुढ़ापे के सारे आंसू खुशी के मारे छलक पड़े। उन्होंने अपनी सोने की छड़ी को साइड में रखा और रोते हुए राकेश जी को गले से लगा लिया। राकेश जी, बधाई हो, हमारे घर में नन्हा वारिस आने वाला है। मेरी रावी माँ बनने वाली है। सुमन मेहरा तुरंत भागती हुई अंदर बेडरूम की तरफ दौड़ी। विक्रांत अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके कानों में तुम पिता बनने वाले हो कि ये शब्द किसी जादुई संगीत की तरह गूंज रहे थे। उसका वो सुपरस्टार का असीम घमंड, उसका पूरा वजूद आज इस गजब की खुशी के सामने पूरी तरह से पानी पानी हो चुका था। वह बहुत ही भारी कांपते और लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ सीधे बेडरूम के अंदर दाखिल हुआ। बेड पर रावी बैठी थी और उसकी माँ सुमन उसके सिर को चूम कर रो रही थी। विक्रांत बहुत ही खामोशी से चलता हुआ सीधा रावी के बिल्कुल पास बेड पर बैठ गया। उसने बिना किसी की परवाह किए बहुत ही आहिस्ते से आगे बढ़कर रावी के दोनों हाथों को अपनी हथेलियों के बीच थाम लिया। उसकी आंखों से लगातार असली पछतावे, सच्चे प्यार और असीम खुशी के आंसू टपककर सीधे रावी की हथेलियों पर गिरने लगी। रावी, थैंक यू सो मच, मुझे यह दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। मैं आज इस पूरे ब्रह्मांड के सामने कसम खाता हूँ कि जब तक हमारा यह बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, विक्रांत सिंह ओबराय अपने सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, अपने सारे म्यूजिक वीडियो के शूट्स और कंसर्ट्स को पूरे 6 महीने के लिए हमेशा के लिए सस्पेंड करता है। आज से मेरा 24 घंटे का समय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी केयर करने में और तुम्हारी इस हर एक मर्जी को पूरा करने में बीतेगा। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरे आने वाले कल की असली रोशनी हो। विक्रांत ने बहुत ही भावुक होकर रावी के हाथों को चूम लिया। रावी ने विक्रांत की उन सुलगती और प्यार से भीगी हुई आंखों में सीधे देखा। उसकी अपनी आंखों में भी आज खुशियों का एक बहुत बड़ा सैलाब उमड़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को पीछे नहीं खींचा, बल्कि उसने बहुत ही प्यार से विक्रांत के सीने पर अपना सिर टिका लिया और विक्रांत ने भी बहुत ही कोमलता के साथ उसे अपनी बाहों के घेरे में भींच लिया। ओबराय मैंसन के भीतर खुशियों का जो कारवां शुरू हुआ था, वह समय के साथ और भी ज्यादा गहरा और अटूट होता जा रहा था। रावी की प्रेगनेंसी की खबर को आए अब पूरे 5 महीने का समय बीत चुका था। इन 5 महीनों के भीतर देश के नंबर 1 पॉप आइकन विक्रांत सिंह ओबराय की पूरी दुनिया जैसे पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने सचमुच इंडस्ट्रीज के अपने सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, पेरिस और लंदन के अपकमिंग कंसर्ट और नए म्यूजिक एल्बम की डील्स को हमेशा के लिए होल्ड पर डाल दिया था। करोड़ों फैंस सोशल मीडिया पर हैरान थे कि उनका रॉक स्टार अचानक गायब कहाँ हो गया है, लेकिन विक्रांत को इस बाहरी चकाचौंध की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसका पूरा एम्पायर, उसका पूरा समय और उसकी हर एक धड़कन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रावी की देखभाल में सिमट चुकी थी। सुबह के ठीक 8 बज रहे थे। पेंट हाउस के आलीशान मॉडर्न किचन के अंदर का नजारा इस वक्त बेहद फनी और जादुई लग रहा था। विक्रांत ने अपनी सिल्क की शर्ट के ऊपर हल्के नीले रंग का एक डोमेस्टिक एप्रन बांध रखा था। उसके हाथ में एक बड़ी सी रेसिपी बुक थी और वह बहुत ही ध्यान से इंटरनेशनल पर प्रेग्नेंट वाइफ के लिए बेस्ट हेल्दी सूप बनाने की विधि पढ़ रहा था। उसने अपने हाथों से टमाटर, गाजर और ताजा सब्जियां काटी थी। काउंटर पर चारों तरफ मसाले और ओट्स के डिब्बे बिखरे पड़े थे, लेकिन विक्रांत के चेहरे पर इस वक्त कोई झुंझलाहट नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ खुद को एक परफेक्ट पति साबित करने का एक भोलापन साफ गवाह दे रहा था। तभी रावी मेहरा बहुत ही धीमे और शांत कदमों से चलती हुई किचन के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। 5 महीने की इस प्रेगनेंसी के कारण उसका पेट अब थोड़ा सा बाहर आ चुका था, जिससे उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती में एक बहुत ही प्यारा मातृत्व का नूर साफ चमक रहा था। उसने हल्के गुलाबी रंग का एक बेहद ढीला ढाला और आरामदायक सूती मैक्सी ड्रेस पहन रखा था। उसके बाल
पीछे एक ढीली चोटी में बंधे थे और वह मुस्कुराते हुए काउंटर पर उलझे विक्रांत को देख रही थी। मिस्टर ओबराय, अगर आप इसी तरह एक सादे वेजिटेबल सूप के लिए पूरी किचन की सामग्री को बिखेर देंगे तो शाम को मुझे पूरा ऑडिट दोबारा करना होगा। लाइए, यह चम्मच मुझे दीजिए, मैं अपना नाश्ता खुद बना सकती हूँ। रावी ने अपनी आवाज को बेहद कोमल, मीठी और चुलबुली रखते हुए बहुत ही मजेदार अंदाज में कहा। विक्रांत ने झटके से पीछे मुड़कर देखा और बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसने रावी के दोनों कंधों को बहुत ही नरमी से थामा और उसे किचन के स्लैब से दूर ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। रावी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब तक मैं इस घर में हूँ तुम इस किचन के अंदर कदम भी नहीं रखोगी। डॉक्टर मेहता ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि तुम्हें इस वक्त पूरा बेड रेस्ट चाहिए, और जहाँ तक इस सूप की बात है तो यह दुनिया का सबसे बेस्ट और हेल्दी सूप बनने जा रहा है, जिसे खुद तुम्हारे इस पर्सनल शेफ ने अपने हाथों से तैयार किया है। चुपचाप यहाँ बैठो और अपने इस पति के नए अवतार का मजा लो। विक्रांत ने बहुत ही आस्ते से आगे बढ़कर रावी के माथे को बहुत ही प्यार से चूमा और उसे कंबल उठाकर दोबारा किचन की तरफ बढ़ गया। रावी सोफे पर बैठी बहुत ही सुकून और असीम आदर से भरी नजरों से विक्रांत के इस बदले हुए समझदार रूप को देख रही थी। वह जानती थी कि विक्रांत का यह रूप कोई दिखावा नहीं था, वह सचमुच उसके और अपने आने वाले बच्चे के लिए अपनी पूरी रूह समर्पित कर चुका था। किचन की इस खट्टी मीठी मस्ती के कुछ घंटों बाद दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे जब पेंट हाउस का मुख्य दरवाजा बहुत ही तेजी से खुला। रावी की छोटी बहन चुलबुली अंजलि हाथ में अपना चमचमाता हुआ फोन लिए बहुत ही शरारती कदमों से चलती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे सुमन मेहरा और रावी के पापा राकेश मेहरा भी बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अंदर आए। राकेश जी अब पूरी तरह से स्वस्थ थे और बिना किसी सहारे के बहुत ही मजबूती से चल रहे थे। अंजलि ने जैसे ही किचन के काउंटर के पास एप्रेन पहने हाथ में सब्जियों का कटोरा थामे विक्रांत को देखा, उसकी शरारती आंखें खुशी के मारे पूरी तरह से चमक उठी। उसने बिना एक सेकंड गंवाए अपने फोन का कैमरा ऑन किया और सीधे विक्रांत के बिल्कुल सामने जाकर रील शूट करना शुरू कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए, ये है हमारे पूरी दुनिया के सबसे बड़े रॉक स्टार, जिनके एक इशारे पर लाखों लड़कियां पागलों की तरह चीखती हैं। लेकिन आज हमारी दीदी के इस स्पेशल प्रेगनेंसी फेस के सामने हमारे ये रॉक स्टार जीजू पूरी तरह से एक संस्कारी हाउसवाइफ बन चुके हैं। जीजा जी, जरा मुस्कुराइए और अपनी सोशल मीडिया की ऑडियंस को बताइए कि टमाटर काटने का आपका यह नया एक्सपीरियंस कैसा रहा। अंजलि ने बहुत ही फनी और चुलबुले अंदाज में विक्रांत की टांग खींचना शुरू कर दिया। विक्रांत अपनी साले के इस अचानक हुए डिजिटल प्रैंक के सामने बहुत ही ज्यादा झेप गया। उसका पूरा चेहरा ब्लश करने लगा और उसने चम्मच से अंजलि के फोन के कैमरे को छुपाने की नाकाम कोशिश की। अंजलि, बंद करो अपना यह कैमरा, तुम हमेशा मेरा यह सीधा रूप सोशल मीडिया पर वायरल करने के चक्कर में रहती हो। रावी, देखो अपनी इस बहन को, यह मुझे बिल्कुल काम नहीं करने दे रही है। अंजलि, तंग मत करो अपनी जीजू को, वैसे भी उन्होंने आज बहुत मेहनत से सूप बनाया है। रावी ने सोफे पर लेटे लेटे ही बहुत ही मजेदार अंदाज में अपनी उंगली अपने गाल पर टिकाए मुस्कुराते हुए विक्रांत की इस लाचारी का पूरा मजा लिया। पूरे पेंट हाउस का माहौल पिछले कई हफ्तों के बाद आज एक बार फिर ठहाकों और खुशियों की गूंज से पूरी तरह सराबोर हो चुका था। सुमन मेहरा और राकेश जी आगे बढ़कर विक्रांत के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे एक सगे बेटी की तरह गले से लगा लिया। समय का यह खूबसूरत और हंसता खेलता सफर बहुत ही स्वाभाविक रफ्तार से आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते रावी की प्रेगनेंसी का 7वां महीना पूरी तरह से लग चुका था। दादाजी दिग्विजय सिंह ओबराय ने इस बेहद पावन मौके पर ओबराय मेंशन के पूरे इतिहास में सबसे भव्य और सादगी भरी पारिवारिक गोद भराई बेबी शॉवर की रस्म आयोजित करने का फैसला किया। इस रस्म में कोई बाहरी मीडिया या चकाचौंध नहीं बुलाई गई थी। वहां सिर्फ और सिर्फ दोनों के सगे परिवार के लोग ही शामिल होने वाले थे। अगली शाम की ठीक 7 बज चुके थे। ओबराय मैंसन का मुख्य विशाल हॉल इस वक्त हल्के पीले और सफेद रंग के असली गेंदे और चमेली के फूलों की लड़ियों से बहुत ही खूबसूरत से महक रहा था। चारों तरफ मध्यम पीली मोमबत्तियों की रोशनी तैर रही थी और हवा में पवित्र मंत्रों की गूंज गूंज रही थी। हॉल के सेंटर में एक बहुत ही सुंदर फूलों से सजी हुई मुख्य शाही कुर्सी रखी थी, जिस पर रावी मेहरा बैठी हुई थी। रावी ने आज डार्क ग्रीन और गोल्डन बॉर्डर वाली एक बेहद कीमती पुश्तैनी सिल्क की साड़ी पहन रखी थी, जो उसे खुद उसकी माँ सुमन मेहरा ने तोहफे में दी थी। उसके माथे पर लगी लाल बिंदी उसकी आंखों का वो गहरा मातृत्व का सुकून और उसके चेहरे पर छाई खुशियों की लाली उसे पूरे ब्रह्मांड की सबसे पवित्र और सुंदर माँ बना रही थी।
उसके गले में विक्रांत की माँ का वो हीरो का पुश्तैनी नेकलेस आज भी साफ चमक रहा था। विक्रांत उसके बिल्कुल बगल में खड़ा था। उसने व्हाइट कलर का एक बहुत ही शानदार सिल्क का कुर्ता पजामा पहन रखा था, जिसमें उसका स्वैग और उसकी सादगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। रावी बेटा, यहाँ आओ। सबसे पहले दादाजी दिग्विजय सिंह ओबराय बहुत ही भावुक आंखों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने बहुत ही आदर के साथ रावी के माथे को चूमा और उसके आंचल में सोने के सिक्कों और शगुन का नारियल रखते हुए कहा, आज इस ओबराय खानदान की आत्मा को तुमने पूरी तरह मुकम्मल कर दिया है। मेरे जाने के बाद भी इस साम्राज्य का भाग्य तुम्हारे और इस नन्हे बच्चे के हाथ में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। मेरा पूरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उनके ठीक पीछे रावी के पापा राकेश मेहरा और माँ सुमन मेहरा आगे बढ़ी। सुमन मेहरा ने रोते हुए रावी के गालों पर टीका लगाया ताकि उसे किसी की नजर न लगे, और राकेश जी ने बहुत ही कमजोरी के बावजूद अपनी पूरी ताकत बटोर कर विक्रांत और रावी दोनों के जुड़े हुए हाथों पर अपनी हथेलियों का आशीर्वाद रख दिया। बेटा विक्रांत, रावी, तुम दोनों हमेशा इसी तरह एक दूसरे का साया बनकर खुश रहो। भगवान हमारी इस आने वाले बच्चे को लंबी उम्र दे। अंजलि ने भी आगे बढ़कर दीदी के गोद में खिलौने का एक छोटा सा वीआईपी बास्केट रख दिया और बहुत ही शरारती अंदाज में कहा, दीदी जल्दी से यह मेरा छोटा सा भतीजा या भतीजी इस दुनिया में लाओ ताकि मैं उसे भी जीजू की तरह अपने प्रैंक्स का गुलाम बना सकूं। पूरे हॉल के अंदर इस वक्त खुशियों, जज्बातों और एक पावन पारिवारिक मिलन का एक ऐसा खूबसूरत तांडव चल रहा था जिसने ओबराय मैंसन के पिछले 25 सालों के सारे अकेलेपन को हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया था। विक्रांत ने बहुत ही आहिस्ते से आगे बढ़कर रावी के उस सुंदर नाजुक हाथ को अपनी हथेलियों के बीच थाम लिया। दोनों की नजरें इस मध्यम रोशनी के बीच बिल्कुल एक दूसरे में खो चुकी थी। गोद भराई के उस बेहद पावन और मांगलिक उत्सव के बाद ओबराय मैंसन के भीतर समय का पहिया बहुत ही स्वाभाविक, शांत और खूबसूरत रफ्तार से आगे बढ़ने लगा था। देखते ही देखते कहानी के भीतर पूरे 2 साल का लंबा समय बीत चुका था। इन 24 महीनों के दौरान ओबराय पैलेस की विशाल दीवारें किसी भी पुरानी कड़वाहट, डर या अकेलेपन की गवाह नहीं रही थी। रावी मेहरा ने एक बेहद सुंदर, गोल मटोल और चुलबुले बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम दादाजी दिग्विजय सिंह ने बहुत ही लाड प्यार से अयान सिंह ओबराय रखा था। सुबह के ठीक 9 बज रहे थे। पेंट हाउस का मुख्य आलीशान बेडरूम इस वक्त मध्यम धूप की सुनहरी किरणों से पूरी तरह जगमगा रहा था। हवा में बेबी पाउडर और मखमली फूलों की एक बहुत ही मीठी खुशबू घुली हुई थी। बेडरूम के फर्श पर बिछे ग्रे कालीन के ऊपर 2 साल का नन्हा आयांश अपने छोटे छोटे डगमगाते पैरों से दौड़ता हुआ पूरे कमरे में चक्कर काट रहा था। आयांश की आंखें बिल्कुल अपने पिता विक्रांत सिंह की तरह गहरी और भूरी थी, और उसकी शरारत में अपनी माँ रावी का वही पुराना कड़क आत्मविश्वास साफ चमक रहा था। उसने व्हाइट कलर का एक छोटा सा कार्टून वाला रॉम्पर पहन रखा था। ठीक उसके पीछे देश का नंबर 1 पॉप आइकन विक्रांत सिंह ओबराय घुटनों के बल फर्श पर रेंगता हुआ पागलों की तरह अपने बेटे को पकड़ने की जहद्दत में जुटा हुआ था। विक्रांत ने ब्लैक कलर का एक कैजुअल लोवर पहन रखा था। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसके हाथ में अयांश का दूध का छोटा सा शिपर ग्लास थमा हुआ था। अयांश, बेटा रुक जाओ, देखो पापा तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट मैंगो मिल्क लेकर आए हैं। चुपचाप एक जगह खड़े हो जाओ, वरना मम्मी आ जाएंगी तो हम दोनों को डांट पड़ेगी। विक्रांत ने बहुत ही धीमी, मिन्नत भरी और बेहद प्यारी आवाज में हाँफते हुए कहा। देश का इतना बड़ा रॉक स्टार आज अपने 2 साल के बेटे के सामने पूरी तरह से एक सीधा और भोला पिता बनकर फर्श पर घिसट रहा था। टुक टुक टुक। तभी अयास दौड़ता हुआ सीधे सोफे के कोने में रखे विक्रांत के उस सबसे कीमती गिटार के पास जा पहुंचा। उसने अपने नन्हे कोमल हाथों से गिटार की स्टील की तारों को पूरी ताकत से झटक दिया। स्ट्रम वैंग। गिटार से एक बहुत ही बेसुरी और तेज आवाज गूंजी और नन्हा अयांश खुशी के मारे ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगा। पापा, पापा म्यूजिक, अयांश म्यूजिक। विक्रांत ने झटके से अपना सिर पकड़ लिया। ओह गॉड अयांश, तुमने सीधे मेरे सबसे वीआईपी गिटार पर हाथ साफ कर दिया। अगर तुम्हारी मम्मी ने देख लिया, अगर मैंने देख लिया तो क्या मिस्टर ओबराय? तभी चेंजिंग रूम का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और रावी मेरा बहुत ही सलीकी और ग्रेसफुल कदमों से चलती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। रावी ने आज हल्के नीले रंग की एक बेहद खूबसूरत और सादी सूट
साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल पीछे एक ऊंचे पोनीटेल में बंधे थे और उसके चेहरे पर घर की असली मालकिन और बॉस वाला वही कड़क अनुशासन साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में अयांश की तौलिया और बेबी क्रीम का डिब्बा था। रावी ने अपनी दोनों बाहें अपने सीने पर बांधी और बहुत ही कड़क नजरों से फर्श पर बैठे विक्रांत और गिटार को पकड़े अयांश की तरफ देखा। मिस्टर विक्रांत सिंह ओबराय, मैंने आपको सुबह ही कहा था कि अयांश को आधे घंटे के भीतर उसका दूध खत्म करवाना है। सुबह से 1 घंटा बीत चुका है और आप दोनों ने मिलकर पूरे बेडरूम को कबाड़ खाना बना रखा है। अयांश, गिटार से दूर हटो बेटा। रावी ने अपनी आवाज को कड़क रखने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत और अपने बेटे के इस बेहद फनी रूप को देखकर उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान तैर गई। विक्रांत ने बहुत ही लाचार नजर से सोफे पर बैठी अपनी इस कड़क बॉस की तरफ देखा। उसने सिपर ग्लास को टेबल पर रखा और झेपते हुए फर्श से खड़ा हुआ। रावी, तुम्हारी इस वसीयत के नियमों के मुताबिक अयांश को संभालना इस रॉक स्टार की बस की बात नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल तुम्हारी जैसी जिद है। जब मैं इसे दूध पिलाने जाता हूँ, यह सीधे मेरे गिटार की तारों को तोड़ देता है। प्लीज मेरी इस फाइल को क्लियर करो और अपनी इस बेटे को खुद संभालो। मैं पूरी तरह से सरेंडर करता हूँ। विक्रांत ने बहुत ही मजेदार अंदाज में अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। रावी हंसते हुए आगे बढ़ी। उसने अयांश को बहुत ही नरमी से अपनी गोद में उठाया और उसके गालों को चूमते हुए कहा, मिस्टर ओबराय, आपसे 1-2 साल का बच्चा भी सलीके से नहीं संभलता। लाइए, सिपर मुझे दीजिए। रावी अयांश को दूध पिलाने लगी और विक्रांत चुपचाप सोफे के पास खड़ा बहुत ही दीवाने आशिक की तरह अपनी इस खूबसूरत पत्नी और अपने बेटे की इस पावन बॉन्डिंग को निहारता रहा। दोनों के बीच की यह बारीक तीखी और बेहद दिलचस्प घरेलू नोकझोंक अब इस ओबराय मैंसन को पूरी तरह से जन्नत बना चुकी थी। किचन और बेडरूम की इस खुशहाल हलचल के कुछ घंटों बाद जब दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे, तब ओबराय मैंसन का मुख्य आलीशान लिविंग रूम एक बहुत ही बड़े पारिवारिक जश्न की तैयारी से चहक उठा। आज नन्हे अयान सिंह ओबराय का दूसरा जन्मदिन था। दादाजी दिग्विजय सिंह ओबराय के सीधे आदेश पर पूरे मैंसन को हल्के नीले और सफेद रंग के असली गुब्बारों, मखमली लाइटों और फूलों से बहुत ही सादगी और भव्यता के साथ सजाया जा रहा था। तभी मुख्य दरवाजे से सुमन, रावी के पापा और छोटी साली अंजलि बहुत ही चमचमाते हुए गिफ्ट्स के डिब्बे हाथ में लिए अंदर दाखिल हुए। राकेश जी अब पूरी तरह से स्वस्थ थे और उनके चेहरे पर एक खुशहाल नाना का गर्व साफ चमक रहा था। दीदी, जीजू, अयांश कहाँ है? अंजलि ने आते ही चिल्लाकर कहा। उसने आज बहुत ही मॉडर्न और खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी। तभी अयांश अपनी माँ की गोद से उतरकर डगमगाते हुए कदमों से दौड़ता हुआ सीधे अंजलि के पास पहुंचा। अंजू मौसी, अयांश गिफ्ट। ओह, मेरी प्यारे अयांश। अंजलि ने झटके से अयांश को अपनी गोद में उठा लिया और बहुत ही शरारती अंदाज में विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, जीजू लिसन वेरी केयरफुली। आज अयांश की दूसरे जन्मदिन के जश्न में सोशल मीडिया पर आपके करोड़ों फैंस लाइव देखने का इंतजार कर रहे हैं। आज आपको अपनी शाली के साथ और अयांश के साथ स्टेज पर एक बहुत ही फनी और मज़ेदार फैमिली डांस रील बनानी होगी, वरना मैं अयांश को लेकर अपने पुराने घर चली जाऊंगी। विक्रांत ने बहुत ही भोलेपन के साथ हंसते हुए अंजलि के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। अंजलि, तुम 2 साल बाद भी बिल्कुल नहीं बदली हो। तुम्हारी यह रील आज पूरे सोशल मीडिया पर ब्लास्ट करेगी। रावी, फोन संभालो और अपना शॉट रेडी करो। रावी ने मुस्कुराते हुए अंजलि का फोन अपने हाथ में लिया और पूरे लिविंग रूम के अंदर विक्रांत, अंजलि और नन्हे अयांश की वो फनी डांस मस्ती शुरू हो गई। ओबराय मैंसन का मुख्य विशाल हॉल आज शाम रोशनी की एक ऐसी मध्यम चकाचौंध में डूबा हुआ था जिसने हवेली के पिछले कई दशकों की सोनेपन को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया था। शाम के ठीक 8 बज चुके थे। पूरे हॉल के कोने कोने को हल्के नीले, सफेद और सुनहरी रंग के असली मखमली गुलाबों, चमेली की लड़ियों और हवा में तैरते हुए सैकड़ों चमकीले गुब्बारों से एक परिकथा के महल की तरह सजाया गया था। छत से लटके प्राचीन क्रिस्टल झूमरों की मध्यम दूधिया रोशनी जब फर्श पर बिछे डार्क ग्रे कालीन पर बिखर रही थी तो वहां का माहौल किसी जन्नत जैसा सुंदर लग रहा था। आज देश के सबसे बड़े पॉप आइकन विक्रांत सिंह ओबराय और ओबराय साम्राज्य की असली बॉस रावी मेहरा के इकलौते वारिस नन्हे अयान सिंह ओबराय का दूसरा जन्मदिन था। इस बेहद पावन और खुशहाल मौके पर दादाजी दिग्विजय सिंह के सीधे ऑर्डर्स पर घर के भीतर एक बहुत ही भव्य लेकिन पूरी तरह से निजी पारिवारिक उत्सव का आयोजन किया गया था।
इस जश्न में किसी बाहरी मीडिया या तमाशे को आने की इजाजत नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ दो परिवारों के सगे लोग ही मौजूद थे। स्टेज के बिल्कुल बीचों बीच फूलों से सजी एक बहुत ही कीमती कांच की टेबल के ऊपर अयांश के लिए पेरिस के मशहूर स्टाइलिश शेफ द्वारा तैयार किया गया 3 मंजिला बड़ा सा डार्क चॉकलेट मिकी माउस केक रखा हुआ था, जिसके ऊपर लगी चमकीली मोमबत्तियां मध्यम रोशनी में थिरक रही थी। रावी मेहरा स्टेज के पास खड़ी बहुत ही गर्मापूर्ण और ग्रेसफुल अंदाज में पूरे स्टाफ की मूवमेंट्स को देख रही थी। उसने आज डार्क मैरून रंग की एक बेहद खूबसूरत हैवी सिल्क की पुश्तैनी साड़ी पहन रखी थी, जिसके गोल्डन बॉर्डर की चमक उसके चेहरे पर छाई खुशियों की लाली को और भी ज्यादा हसीन बना रही थी। उसके बाल बहुत ही सलीके से सेट थे और उसके गले में विक्रांत की माँ का वो हीरो का पुश्तैनी नेकलेस आज भी अपनी पूरी पावन चमक के साथ सजा हुआ था। माँ बनने का वो गहरा शांत और अटूट आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ मुस्तैद दिखाई दे रहा था। दीदी, जीजू, जल्दी आइए, अयांश को स्टेज पर लेकर चलिए, केक कटिंग का शुभ मुहूर्त हो चुका है। अंजलि ने हॉल के पिछले हिस्से से दौड़ते हुए बहुत ही चंचल और चुलबुले अंदाज में अपनी आंखें नचा कर चिल्लाया। अंजलि ने आज पेस्टल पिंक कलर का एक बहुत ही सुंदर और मॉडर्न गाउन पहन रखा था और उसकी शरारत हमेशा की तरह पूरे घर का माहौल लाइट हार्टेड बनाए हुए थी। तभी हॉल की मुख्य वीआईपी एंट्रेंस से विक्रांत सिंह ओबराय ने कदम रखा। उसने रॉयल व्हाइट किलर की एक बेहद कीमती सिल्की शेरवानी और मैचिंग का ट्राउजर पहन रखा था, जिसमें उसका ग्लोबल सुपरस्टार वाला रॉब और स्वैग बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन आज उसकी आंखों में वो पुराना कोई भी उग्र जानवर जैसा घमंड या रूखापन दूर दूर तक नहीं था। वहां अपनी इस पत्नी और अपने बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत का एक पावन समंदर साफ गवाह दे रहा था। विक्रांत की मजबूत बाहों के घेरे में 2 साल का नन्हा अयांश बैठा हुआ था, जिसने अपने पिता की तरह ही मैचिंग की छोटी सी व्हाइट शेरवानी पहन रखी थी। अयांश की भूरी आंखें खुशी के मारे पूरी तरह से गोल मटोल घूम रही थी और वह अपने नन्हे हाथों से विक्रांत के कॉलर को पकड़े हुए था। विक्रांत बहुत ही रोवीले और शांत कदमों से चलता हुआ सीधा रावी के बिल्कुल पास आया। दोनों की नजरें इस खुशहाल रोशनी के बीच बहुत ही करीब से एक दूसरे से टकराई और विक्रांत ने बहुत ही नरमी से मुस्कुराते हुए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर रावी के हाथ को अपनी हथेलियों के बीच थाम लिया। चलो रावी, हमारे इस नन्हे रॉक स्टार का जन्मदिन पूरे परिवार के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। विक्रांत ने अपनी आवाज को बेहद धीमा, सॉफ्ट और मधुर रखते हुए कहा। रावी ने बहुत ही प्यारे मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाया और पूरा परिवार, जिसमें दादाजी दिग्विजय सिंह, रावी के पापा राकेश मेहरा और माँ सुमन मेहरा भी शामिल थे, एक साथ मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ स्टेज के सेंटर में आकर खड़े हो गए। राकेश जी अब पूरी तरह से स्वस्थ थे और उनके चेहरे पर एक खुशहाल नाना का असीम गर्व साफ चमक रहा था। म्यूजिक, पूरे हॉल के अंदर बहुत ही सुंदर हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक बज उठा। विक्रांत और रावी ने एक साथ नीचे झुककर अयांश के नन्हे और कोमल हाथों को अपने हाथों के बीच थामा और उस बड़े से चॉकलेट केक को बहुत ही प्यार से बीच से कट किया। हैप्पी बर्थडे टू यू अयांश। पूरे हॉल के अंदर एक ही पल में तालियों का ऐसा भयंकर और जोरदार बवंडर उठा, जिसने ओबराय पैलेस को दीवारों को हमेशा के लिए खुशियों के रंग में पूरी तरह से रंग दिया। अंजलि ने खुशी के मारे हवा में पोपर्स उड़ाए, जिससे रंग बिरंगी चमकीली पंखुड़ियां हवा में तैरती हुई सीधे आयांश और उन दोनों के ऊपर आकर बिखर गए। विक्रांत ने केक का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और सबसे पहले बहुत ही प्यार से रावी के होठों से छुआ दिया और रावी ने भी मुस्कुराते हुए वो केक विक्रांत को खिलाया। पूरा परिवार इस वक्त आंसुओं और खुशियों की एक बहुत ही गहरी मुकम्मल बॉन्डिंग में डूबा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। केक कटिंग का यह भव्य और भावुक मोमेंट जैसे ही पूरा हुआ, हॉल का माहौल अचानक थोड़ा सा गंभीर और बेहद आधिकारिक होने लगा। ओबराय साम्राज्य के मुख्य लीगल हेड वकील शर्मा जी अपने हाथ में एक बहुत ही भारी मखमली लाल रंग का नया कानूनी वसीयतनामा और शेयर्स की फाइल लिए बहुत ही सम्मान के साथ स्टेज के पास आकर खड़े हो गए। उनके पीछे समीर भी बहुत ही गंभीर चेहरा लिए मुस्तैद था। दादाजी दिग्विजय सिंह ओबराय बहुत ही धीमे कदमों से चलते हुए अपनी सोने की नक्काशीदार छड़ी को फर्श पर टिकाते हुए स्टेज के बिल्कुल सेंटर में आए। उनकी बूढ़ी आंखों में इस वक्त कोई पुराना कठोरपन नहीं था। वहां अपनी इस बहू रावी के लिए एक असीम आदर और अपने इस पोते के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली साफ चमक रही थी। उन्होंने माइक को अपने हाथ में लिया और उनकी भारी कड़क और रोबीली आवाज पूरे हॉल के कोने कोने में गूंज उठी। राकेश जी, सुमन जी और ओबराय कॉर्पोरेशन की पूरी लीगल टीम बहुत ध्यान से सुने। दादाजी ने एक एक शब्द को बहुत ही भारी सांसों के साथ बोलते हुए कहा। उनकी नजरें इस वक्त सीधे रावी और नन्हे अयांश के चेहरे पर टिकी हुई थी। आज से ठीक 2 साल पहले जब कामनी के
उस खूनी साम्राज्य ने मेरे इस घर की दहलीज को हिला कर रख दिया था। तब रावी मेहरा एक सीक्रेट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के तहत मेरे इस पोते विक्रांत की जान की ढाल बनकर इस मैंसन में आई थी। उसने अपने पूरे जीवन का, अपनी आज़ादी का सौदा सिर्फ अपने पिता के इलाज के लिए किया था, जिसे हमने इस दुनिया से छुपकर एक हिडन वाइफ का नाम दिया था। लेकिन आज इस पूरे परिवार के सामने मैं यह स्वीकार करता हूँ कि रावी इस घर की सिर्फ बहू नहीं है, वह मेरे इस ओबरा साम्राज्य की असली रीढ़ की हड्डी और हमारे इस कुल की स्कूल की असली रक्षक है। मैं आज अपनी पूरी चेतना के साथ इस ओबरॉय कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से अपनी अंतिम और अटल वसीयत का ऐलान कर रहा हूँ। आज से ओबरॉय एम्पायर के मुख्य 50% शेयर्स इस पूरे आलिशान ओबरॉय के मेंशन की मुख्य लीगल ऑनरशिप और घर के सारे मुख्य बैंक लॉकर्स की परमानेंट अथॉरिटी आधिकारिक तौर पर मेरी इस बहू मिसेस रावी मेहरा ओबरॉय और हमारे इस नए वारिस अयान सिंह ओबरॉय के नाम पर हमेशा हमेशा के लिए ट्रांसफर की जाती है। अब रावी के दस्तखत के बिना इस पूरे साम्राज्य का एक भी फैसला अधूरा माना जाएगा। यह मेरा अंतिम हुक्मनामा है। शर्मा जी, पेपर्स पर मेरे साइन लीजिए। दादाजी दिग्विजय सिंह ने बहुत ही सधे और गर्व से भरे हाथों से उस लीगल फाइल के सबसे मुख्य पन्ने पर अपने वो आखिरी और ऐतिहासिक दस्तखत कर दिए। विक्रांत सिंह ओबराय अपनी जगह पर खड़ा यह पूरा ऑफिशियल ऐलान सुनकर अंदर से रत्ती भर भी विचलित नहीं हुआ। उसका वो सुपरस्टार का असीम ईगो, वो पुराना घमंड आज रात हमेशा के लिए इस फैसले के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका था। उसने बहुत ही प्यार, असीम आदर और गर्व के साथ मुस्कुराते हुए अपनी मुठ्ठियां खोली और पूरी ताकत से अपनी इस पत्नी रावी के इस बड़े सम्मान पर जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। पूरा मेहरा परिवार अपनी इस बेटी के स्वाभिमान को आज इस साम्राज्य के शिखर पर बैठा देख अंदर से पूरी तरह से भावुक होकर रोने लगा। रावी के हाथ में जब शर्मा जी ने वो मुख्य ऑनरशिप के पेपर्स और सोने की चाबियों का गुच्छा सौंपा तो रावी की आंखें आंसू से भीग गई, लेकिन उसके चेहरे पर घर की असली मालकिन वाला वही कड़क और शांत आत्मविश्वास साफ मुस्तैद बना रहा। भव्य और शानदार डिनर खत्म होने के बाद रात के ठीक 11 बज चुके थे। अंजलि और माँ सुमन मेहरा अयांश को सुलाने के लिए नीचे अपने वीआईपी गेस्ट विंग के कमरे में जा चुकी थी और पूरा ओबराय मेंशन घोर गहरे और रेशमी सन्नाटों के आगोश में समा चुका था। पेंट हाउस के मुख्य विशाल लिविंग रूम और बेडरूम के अंदर मध्यम पीली नाइट लैंप्स की रोशनी तैर रही थी। रावी मेरा अपनी उस हैवी सिल्क की साड़ी के पल्लू को संभालते हुए बहुत ही शांत और धीमे कदमों से चलती हुई पेंट हाउस की मुख्य विशाल बालकनी की तरफ बढ़ गई। बालकनी में इस वक्त मुंबई की ठंडी बर्फीली हवा के झोंके चल रहे थे और आसमान पर लाखों टिमटिमाते तारे किसी मखमली चादर की तरह चमक रहे थे। नीचे बगीचे से सजे सफेद फूलों की भीनी भीनी खुशबू हवा के साथ ऊपर बालकनी तक आ रही थी। रावी बालकनी की ठंडी लोहे की रेलिंग के पास खड़ी होकर अपनी दोनों बाहें अपने सीने पर बांधे शांत आसमान की तरफ देख रही थी। उसके दिल के भीतर अतीत की वो सारी पुरानी यादें किसी रील की तरह घूमने लगी थी। कैसे वह पहली बार मूनलाइट कंपनी की एक साधारण वर्कर बनकर विक्रांत के सामने आई थी, कैसे विक्रांत ने उसे पुलिस स्टेशन की काल कोठरी में बंद करवाया था और कैसे अस्पताल के उस सफेद गलियारे में एक समझौते के तहत उसकी जिंदगी इस पिंजरे के अंदर हिडन बाई बनकर कैद हो गई थी। लेकिन आज वह इसी साम्राज्य की असली मालकिन बनकर खड़ी थी। तभी पीछे से बहुत ही धीमे, बिना कोई आवाज किए विक्रांत सिंह ओबराय बालकनी के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी शेरवानी को उतार कर अब ब्लैक सिल्क का एक बहुत ही कीमती और सिंगल नाइट सूट पहन रखा था। वह बहुत ही आहिस्ते से चलता हुआ सीधे रावी के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच अब महज कुछ इंच का फासला था। विक्रांत की गर्म सांसें रावी के कानों से सीधे टकरा रही थी। विक्रांत ने कोई तीखा शब्द नहीं बोला और ना ही कोई सुपरस्टार वाला रौब दिखाया। उसने बहुत ही कोमलता, पवित्रता और बेइंतहा मोहब्बत के एक गहरे जज्बाती पागलपन के साथ अपने दोनों मजबूत हाथों को आगे बढ़ाया और रावी की नाजुक कमर को पीछे से अपनी बाहों के घेरे में बहुत ही मजबूती से कस लिया। रावी का पूरा नाजुक बदन पीछे की तरफ विक्रांत के उस चौड़े फौलादी और गर्म सीने से जाकर कसकर सट गया। रावी के मुंह से एक बारिश सी सांस निकली और उसने अपने सिर को पीछे की तरफ विक्रांत के मजबूत कंधों पर टिका दिया। दोनों की नजरें इस वक्त शांत और तारे भरे आसमान की तरफ जमी हुई थी। रावी, दादाजी ने जब तुम्हारे नाम पर इस पूरे साम्राज्य की वसीयत साइन की तो मुझे लगा कि आज रात सचमुच मेरे इस वजूद का वो पुराना घमंड पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। मैं आज इस बालकनी में
इन तारों के बीच खड़ा होकर अपनी इस पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। विक्रांत ने अपनी आवाज को बेहद धीमा, रूंधा हुआ और असीम मिठास से भीगा हुआ रखते हुए रावी के कान के पास झुककर फुसफुसाया। उसने बहुत ही आस्ते से रावी के शरीर को अपनी तरफ घुमाया। दोनों अब एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े थे और दोनों की नजरें इस मध्यम रोशनी के बीच बहुत ही गहराई से एक दूसरे में खो चुकी थी। विक्रांत ने रावी के उस सुंदर चेहरे को, उसकी आंखों में छिपे गहरे मातृत्व के सुकून को इतनी नजदीकी से देखा। उसके उसने बहुत ही कोमल हाथों से आगे बढ़कर रावी के दोनों गालों को अपनी हथेलियों के बीच थाम लिया और उसकी भूरी आंखों से सच्चे प्यार और असीम आदर के आंसू टपक कर सीधे फर्श पर गिरने लगे। रावी, शुरुआत भले ही एक मजबूरी, एक नफरत और उस सीक्रेट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के पिंजरे से हुई थी जहां मैंने तुम्हें एक कैदी की तरह रखने की कोशिश की थी, लेकिन आज मैं अपनी इस रूह से स्वीकार करता हूँ कि तुम मेरी सिर्फ पत्नी नहीं हो, तुम मेरे इस पूरे वजूद की धड़कन और मेरे आने वाले कल की असली मालकिन हो। तुमने मुझे एक घमंडी जानवर से एक मुकम्मल इंसान बना दिया। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ रावी, और आज रात में अपना यह पूरा वजूद हमेशा के लिए तुम्हारे इन कदमों में समर्पित करना चाहता हूँ। विक्रांत के मुंह से अपने लिए इतने पावन, रूहानी और गहरे जज्बातों को सुनकर रावी का पूरा स्वाभिमान और उसका पूरा वजूद भीतर तक पूरी तरह से पिघल गया। उसे एहसास हो चुका था कि उनका यह सफर अब किसी समझौते का मोहताज नहीं था। वह सचमुच विक्रांत की रूह की ढाल बन चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों को विक्रांत के चौड़े कंधों के चारों तरफ पूरी ताकत से कस दिया और विक्रांत ने भी बहुत ही हक व कोमलता के साथ उसे अपनी बाहों के घेरे में भींच लिया। विक्रांत ने बहुत ही आहिस्ते से अपने चेहरे को नीचे झुकाया और बहुत ही नरमी, पवित्रता और एक मखमली एहसास के साथ अपने होठों को सीधे रावी के उन गुलाबी नाजुक होठों पर रख दिया। दोनों के बीच इस तारों भरी रात के नीचे एक बहुत ही गहरा, खामोश और रूहानी किस मुकम्मल हो चुका था, जिसने उनकी शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह से अमर कर दिया था। ओबराय मैंसन की विशाल और गगनचुंबी दीवारों के पार आज सुबह का सूरज एक बिल्कुल अनोखी, सुनहरी और रूहानी चमक के साथ उदय हुआ था। नन्हे अयांश के उस दूसरे जन्मदिन के जश्न और दादाजी के पुश्तैनी हुक्मनामे के बाद समय का पहिया अपनी पूरी शांत, स्वाभाविक और खूबसूरत रफ्तार से आगे बढ़ चुका था। अब पूरे 3 साल का एक लंबा और मुकम्मल समय बीत चुका था। इस 36 महीनों के भीतर ओबराय एम्पायर और मेरा परिवार के बीच का जुड़ाव अब दुनिया के लिए मिसाल बन चुका था। विलेंस का साया हमेशा के लिए मिट चुका था और यह आलीशान महल अब सिर्फ और सिर्फ खिलखिलाते हुए ठहाकों का एक पावन मंदिर था। सुबह के ठीक 8 बज रहे थे। आयांश अब पूरे 5 साल का हो चुका था और आज उसके जीवन का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दिन था। आज वह मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्कूल में अपनी पढ़ाई के पहले दिन के लिए कदम रखने जा रहा था। पेंट हाउस के मुख्य आलीशान बेडरूम के फर्श पर नन्हा आयांश स्कूल की डार्क ब्लू कलर की छोटी सी यूनिफॉर्म पहने, पीठ पर कार्टून वाला बैग टांगे बहुत ही उत्सुकता के साथ खड़ा था। उसकी आंखें हूबहू अपने पिता विक्रांत की तरह गहरी, भूरी और जादुई थी, लेकिन उसके चेहरे की सादगी और उसके जमीर में उसकी मारावी की वही कड़क, साफ सच्चाई चमक रही थी। ठीक उसके सामने देश का नंबर 1 पॉप आइकन विक्रांत सिंह ओबराय फर्श पर घुटनों के बल बैठा। विक बहुत ही कोमल और कांपते हाथों से अपने बेटे के जूतों की फीते बांधने में जुटा हुआ था। विक्रांत ने व्हाइट शर्ट और फॉर्मल ट्राउजर पहन रखा था। सुपरस्टार का वो पूरा सारा घमंड, वो चकाचौंध आज अपने 5 साल के बेटे के सामने पूरी तरह से पानी पानी हो चुकी थी। वह एक बहुत ही सीधे, प्यारे और दीवाने पिता की तरह अयांश का मुखड़ा निहार रहा था। अयांश बेटा, स्कूल में अपनी टीचर्स की हर एक बात बहुत ध्यान से सुननी है और हाँ, वहाँ किसी भी बच्चे के साथ शरारत नहीं करनी है, वरना तुम्हारी ये जो मम्मा है ना, वो बहुत कड़क बॉस है। वे पापा को और तुम्हें दोनों को इस कमरे से बाहर खड़ा कर देंगी। विक्रांत ने बहुत ही चुलबुले और मधुर अंदाज में आयांश के गालों को चूमते हुए फुसफुसाया। पापा, आयांश गुड बॉय है। मम्मा आयांश को डांट नहीं लगाएंगी। मम्मा सिर्फ पापा को डांटती हैं क्योंकि आप दूध का गिलास फिनिश नहीं करते। आयांश ने अपनी तोतली और बेहद
चंचल आवाज में अपनी गोल मटोल आंखें नचाकर कहा, जिससे विक्रांत का चेहरा झेप के मारे लाल हो गया। ठीक उसी पल चेंजिंग रूम का भारी दरवाजा खुला और रावी मेरा बहुत ही सलीके गरिमापूर्ण और ग्रेसफुल कदमों से चलती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। रावी आज ओबराय कॉर्पोरेशन की मुख्य चेयरमैन और इस घर की असली मालकिन की हैसियत से एक बेहद हसीन हल्की क्रीम रंग की रॉयल सिल्क साड़ी में सजी हुई थी। उसके गले में विक्रांत की माँ का वो हीरो का पुश्तैनी नेकलेस आज भी अपनी पूरी पावन चमक बिखेर रहा था। उसके चेहरे पर मातृत्व का वो असीम नूर और पूरे एम्पायर को संभालने की वो कड़क कमान साफ आज भी दिखाई दे रही थी, जिसने पूरे बिजनेस इंडस्ट्री को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपनी दोनों बाहें अपने सीने पर बांधी और मुस्कुराते हुए फर्श पर बैठे पिता और बेटे की जोड़ी को देखा। मिस्टर ओबराय, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अयांश की स्कूल वैन नीचे फोर्ट्स में आ चुकी है और आप सुबह से इसके फीते बांधने के बहाने अपनी ही तारीफें कर रहे हैं। अयांश, यहाँ आओ बेटा, मम्मा को हक करो। मम्मा। अयांश अपने नन्हे कदमों से दौड़ता हुआ सीधे रावी के आंचल में जाकर लिपट गया। रावी ने बहुत ही भावुक होकर उसे अपनी गोद में उठाया और उसके माथे को चूमकर उसे दही चीनी का सगुन खिलाया। विक्रांत खड़ा होकर बहुत ही दीवाने आंसी की तरह अपनी इस खूबसूरत पत्नी और बेटे की इस पावन बॉन्डिंग को निहारता हुआ उनके बीच की यह बारीक, तीखी और बेहद दिलचस्प नोक-झोंक अब इस सोने के पिंजरे को हमेशा के लिए एक मुकम्मल आशियाना बना चुकी थी। किचन और बेडरूम की इस खुशहाल सुबह के बाद जब पूरा परिवार मैंसन के मुख्य बड़े हॉल में नीचे उतरा तो वहां का नजारा बेहद भावुक और खुशियों के आंसुओं से भीगा हुआ था। मुख्य हॉल के बीचों बीच दादाजी दिग्विजय सिंह ओबराय अपनी सोने की नक्काशीदार छड़ी को थामे मुस्कुरा रहे थे। उनके ठीक बगल में रावी के पापा और माँ सजे धजे खड़े थे। राकेश जी अब पूरी तरह स्वस्थ थे और अपने पैरों पर बहुत मजबूती से चलते हुए एक रईस और स्वाभिमान नाना की तरह खड़े थे। विक्रांत ने अपनी मेहनत से उनके पुराने बिजनेस को दोबारा खड़ा करवा दिया था, जिससे पूरा मेहरा परिवार अब बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उनके पीछे रावी की छोटी बहन अंजलि खड़ी थी, जो अब मुंबई के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी टॉपर बन चुकी थी और डॉक्टर बनने की राह पर थी। दादाजी, नाना जी, नानी, अयांश स्कूल जा रहा है। अयांश ने अपनी तोतली आवाज में सबको टाटा किया। सुरमन मेहरा ने रोते हुए अयांश के गालों पर काला टीका लगाया और राकेश जी ने उसे गोद में उठाकर ढेर सारे खिलौने सौंप दिए। दादाजी दिग्विजय सिंह ने अपनी कांपती आवाज में कहा, रावी बेटा, विक्रांत आज मेरी जिंदगी का सबसे मुकम्मल दिन है। मेरी आंखों के सामने मेरे इस पूरे वंश का नया सवेरा स्कूल जा रहा है। अब मुझे इस दुनिया से विदा लेने में भी कोई मलाल नहीं होगा। दादाजी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। आपको अभी अयांश को इस ओबराय कॉर्पोरेशन का नया चेयरमैन बनते हुए देखना है। विक्रांत ने आगे बढ़कर बहुत ही आदर के साथ अपने दादाजी के कंधों को संभाला। समीर और सुरक्षा गार्ड्स ने बहुत ही मुस्तैदी से अयांश के बैग को कार में रखा और पूरा परिवार बहुत ही हंसते खेलते और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अयांश को स्कूल की वैन तक शी ऑफ करने के लिए बाहर पोर्च की तरफ बढ़ गया। पिछले कई सालों के उस भयंकर अकेलेपन के बाद आज ओबराय मेंसन की दीवारें खुशियों की इस चरम को साफ महसूस कर रही थी। रात के ठीक 11 बज चुके थे। अयांश स्कूल के पहले दिन की ढेर सारी कहानियां सुनाकर अब नीचे नानी सुमन मेहरा के पास गहरी नींद में सो चुका था। पूरे ओबराय मेंशन के अंदर अब घोर गहरे और एक बेहद रस्मी सन्नाटा पसर चुका था। पेंट हाउस के मुख्य आलीशान बेडरूम के अंदर मध्यम पीली नाइट लैम्प्स की रोशनी तैर रही थी। रावी अपनी सिल्क की साड़ी को चेंज करके अब हल्के सफेद रंग का एक बेहद सादा आरामदायक नाइट सूट पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आई। उसके घने काले बाल बिखरे हुए उसके कंधों पर तैर रहे थे और उसके चेहरा सुबह की ओस की तरह ताज़ा लग रहा था। वह जब कमरे के अंदर आई तो उसने देखा कि विक्रांत बेड पर बैठा हुआ था और उसने अपने हाथ में ओबराय कॉर्पोरेशन की कुछ नई इंटरनेशनल वसीयत और बजट्स की फाइल ले रखी थी। विक्रांत ने जैसे ही रावी को अंदर आते देखा, उसने बहुत ही आदरपूर्ण और प्यार से मुस्कुराते हुए उन फाइल्स को साइड टेबल पर रख दिया। वह बेड से खड़ा हुआ और बहुत ही रोबीली ग्रेसफुल कदमों से चलता हुआ सीधे रावी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच अब महज कुछ इंच की दूरी थी और विक्रांत की गर्म सांस सीधे रावी के चेहरे से टकरा रही थी।
रावी, इन 5 सालों के सफ़र को जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरा पूरा वजूद कांप उठता है। शुरुआत एक ज़बरदस्ती के सीक्रेट मैरिज के पिंजरे से हुई थी, जहाँ तुम एक लाचार कैदी बनकर आई थी और मैंने अपने अंधे घमंड में तुम्हें बहुत से जख्म दिए। लेकिन आज तुम इस पूरे साम्राज्य की मालकिन हो, मेरी इस रूह की धड़कन हो और मेरे इस पूरे ब्रह्मांड की असली बॉस हो। तुम कल भी मेरी वो हिडन वाइफ थी जिसके चेहरे के पीछे मेरा वजूद छुपा था, और तुम आज भी मेरी वो किस्मत हो जिसके बिना विक्रांत सिंह ओबराय की हर एक सांस अधूरी है। विक्रांत की आवाज़ इस वक्त पूरी तरह से रोन चुकी थी और उसकी आंखों से सच्चे प्यार और असीम तसल्ली के आंसू टपककर सीधे रावी की हथेलियों पर गिरने लगे। रावी ने विक्रांत की उन सुलगती प्यार से भीगी हुई और असीम आदर से भरी नज़रों में सीधे देखा। उसके अपने दिल के भीतर एक पुराना जख्म आज विक्रांत के इस पवित्र आंसुओं के सामने हमेशा के लिए पूरी तरह मुकम्मल होकर एक बहुत ही हसीन इबादत बन चुका था। उसने मुस्कुराते हुए अपने दूसरे हाथ को उठाया और बहुत ही प्यार से विक्रांत के उन आंसुओं से भीगे चेहरे को सहलाया। विक्रांत, अब अतीत की उन कड़वाहटों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उस समझौते ने भले ही हमारी आज़ादी छीनी थी, लेकिन आज उसी चक्रव्यूह ने हमें दुनिया का सबसे मुकम्मल और खूबसूरत आशियाना सौंप दिया है। मैं पूरी जिंदगी आपकी ढाल, आपकी परछाई और आपकी यह बॉस बनकर आपके साथ आखिरी सांस तक खड़ी रहूंगी। रावी ने बहुत ही कोमलता और असीम प्यार के साथ अपना सिर सीधे विक्रांत के उस चौड़े और मजबूत सीने के बिल्कुल बीचों बीच टिका दिया, और विक्रांत ने भी बहुत ही हक, गरिमा और एक परमानेंट पजेसिव एहसास के साथ अपनी दोनों फैला दी बाहों के घेरे में रावी के पूरे नाजुक बदन को अपनी छाती से कसकर भींच लिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ बहुत मजबूती से थाम रखा था और उनके चेहरों पर एक असीम तसल्ली और मुकम्मल खुशियों की वो गहरी मुस्कान साफ चमक रही थी, जो इस बात की गवाह थी कि उनकी यह दास्तां अब हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। ओबराय मैंसन का वो पुराना सोने का पिंजरा आज पूरी दुनिया के सामने प्यार, खुशी और वफादारी की सबसे मुकम्मल दास्तान बन चुका है। सुपरस्टार की वो पुरानी हिडन वाइफ आज इस पूरे ब्रह्मांड की असली रानी बनकर विक्रांत के दिल पर राज कर रही थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में बंधे गहरी नींद के आगोश में समा गए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी इस प्यारी सी कहानी का अंत होता है। अब हम मिलेंगे एक और ऐसी ही बहुत ही मज़ेदार कहानी के साथ।